अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान ख़ान। हम अक्सर ये दावे और ये बयानात अपने लीडर्स की तरफ से सुनते हैं कि फ़लाँ हुक्मरान साइकिल पर सफ़र करके अपने ऑफिस जाता है, फ़लाँ वज़ीर आज़म इस तरह सफ़र करके अपने दफ्तर जाता है। ख़ास तौर पर इस तरह की बातें हमने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से काफ़ी हद तक सुनी थी और ख़ास तौर पे हुकूमत में आने से कबल उन्होंने बार बार किफ़ायत शारी लाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे। साल 2019 में एक ऐसी फिगर भी आई थी जिसके तहत कहा गया था कि सिर्फ ऑस्टेरिटी ड्राइव यानी किफ़ायत शारी से अपने अखराजात कम करके वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला या गवर्नर हाउसेस के 40 अरब रुपए की बचत जो है कौमी ख़जाने को दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल असल में क्या रही, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि आते ही एक वज़ीर आज़म सादगी मुहिम का आगाज़ किया गया। आज इस प्रोग्राम में ये सब तस्करा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अभी भी ये ऑस्टेरिटी और किफ़ायत शारी की बातें की जा रही हैं, हम इसका ये भी जानेंगे कि इसका सबक, इसका नतीजा आखिरकार होता क्या है। हर हुकूमत आती है, ऑस्टेरिटी की बात करती है, उसका हासिल कुछ होता है या नहीं होता, ये सवाल उठाएंगे। फिर साथ साथ आज प्रोग्राम में महंगाई के सुनामी पर जो आने को तैयार है और हमारी लाइवलीहुड्स, हमारे घरों पर इस वक्त आके बम की तरह गिरने वाला है, इस पर हुकूमत की तैयारी क्या है, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किफ़ायत शारी के हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत के बहुत से दावे थे, उन दावों की कलई आहिस्ता आहिस्ता खुलती रही। एक हमने देखा डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें हमने पता चला कि इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस या बनी गला जाने का जो खर्चा था वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए तकरीबन उनके इस 2018 से लेकर अगस्त 2018 से लेकर मार्च 2022 के दौरान 1 अरब रुपये रहा था। अगर सिर्फ उसकी कैलकुलेट की जाए आवर्स मेंटेनेंस हटा के तो 2,75,000 फी घंटा ये था। फिर हमने कुछ दिन कबल, आपको उमर चीमा साहब भी इस प्रोग्राम में थे, आपको बताया था कि इमरान खान साहब के दौर में जो इस दफ़ा बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है सप्लीमेंट्री ग्रांट में, कि किस तरह 1.1 अरब रुपए जहाज़ की खरीदारी यानी 80 करोड़ रुपए 2 VVIP गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट की खरीदारी के लिए रखे गए और 30 करोड़ रुपए इन जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए रखे गए। 80 करोड़ रुपए के 2 जहाज़ जिसका बाकायदा बजट मंजूर, ग्रांट मंजूर हुई, रिफ्लेक्ट हो रहा है बजट में, इसका मतलब ये पैसे खर्च भी हुए। और जिस तरह हेलीकॉप्टर में आना जाना था जो अभी भी बदस्तूर जारी है उनकी तरफ से, वो उसका खर्चा अलग 1 अरब रुपए बनता है जो आपके सामने हमने रखा था। लेकिन एक और दावा इस हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म सादगी मुहिम का था। मौजूदा यानी इससे पहले वाली जो हुकूमत आई, उन्होंने एक दावा किया कि हम सादगी मुहिम के तहत वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेचेंगे। बहुत से एक्सपेंडिचर्स को कट करने की बात की गई। कुछ ही माह बाद जब ये आए नवंबर 2018 में, तो कुछ फिगर्स भी एक्सप्लेन की गई। इन फिगर्स से बताया गया कि वज़ीर आज़म हाउस का मजमूई खर्चा 43 करोड़ रुपए से कम होकर 27 करोड़ रुपए रह गया। तकरीबन 14 करोड़ रुपए की कमी हम अखराजात में लेकर आए हैं। मुख्तलिफ हेड्स की तफसीलात भी फराम की गई थी साबका हुकूमत की तरफ से। बताया गया था कि मिसाल के तौर पर चाय का खर्चा 67,000 रुपये था, तो वो कम होकर 30,000 रुपये रह गया। वज़ीर आज़म के मेहमानों का खर्चा वो खुद अपनी जेब से खाने का अदा करते हैं। टेलीफोन का बिल मिसाल के तौर पे अगर 80 लाख रुपए था, 60 लाख रुपए था, वो 38 लाख रुपए रह गया। 2 करोड़ 80 लाख रुपए वज़ीर आज़म के मेहमानों पर खर्च होते थे जो कम होकर 50 लाख रुपए रह गए। इसी तरह अक्टूबर में चाय का बिल 67,000 था, वो 27,000 हो गया। नवंबर में सिक्योरिटी के अखराजात वो खुद करते हैं, 2,32,000 रुपये का फर्नीचर उन्होंने डलवाया। मुलाजमीन के यूनिफॉर्म पे तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च होते थे और इमरान खान साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, उस खर्चे को जीरो कर दिया। रिपेयर मेंटेनेंस पे 8 मिलियन खर्च होता था, उसको कम करके 4.6 मिलियन कर दिया। और फ्यूल के ऊपर तकरीबन 16 मिलियन का अलाउंस था जो कम होकर 12 मिलियन तक जो है इस पर इमरान खान साहब लेकर आ गए। ये सब ऐलान हुए थे। मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप भी दिखा देता हूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब जो उस वक्त मुशीर थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने क्या कहा था, कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। लेट्स से दिस के क्या कहा था। व्यक्त हुए थे तो उसमें कुछ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ चीज़ें अपने तौर पे जो उनको चाह रहे थे, यानी कि पर्दे हो गए या सोफ़ा हो गया, बाकी चीज़ें चेंज करनी थी, वो उन्होंने ख़ुद चेंज कराई। और उस मद में 2,32,000 रुपये, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, 2,32,000 रुपये उन्होंने सरकारी ख़जाने में जमा करा दिया। यानी कि सरकार के ख़र्चे पे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बावजूद इसके कोई छोटे घर में शिफ्ट हुए, लेकिन छोटा मोटा आपको पता है जब घर में शिफ्ट होते हैं, काम कराते हैं, तो वो ख़र्चा उन्होंने अपने पैसे से किया। और इसी तरह बनी गाला में जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी, जो कि रिक्वायरमेंट है एक प्राइम मिनिस्टर की, उसका ख़र्चा भी जो है वो सरकारी ख़र्च नहीं किया गया। ना जिस तरह के पुराने हुक्मरान थे कि रायवंड के ऊपर 60 करोड़ रुपए की दीवार नहीं बनाएगी, बनी गाला पे जितना ख़र्चा किया गया वो ज़ाती तौर पे ख़र्चा था और पूरी फेंसिंग की गई है और एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है ब्लू बुक के मुताबिक उसको सिक्योर किया गया सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। लेकिन सरकार के ख़जाने से 1 रुपया ख़र्च नहीं किया गया। रिफ़्रेशमेंट जो थी जी, एक ज़माने में जब पुराने हुक्मरान थे तो तकरीबन कोई 28.1 मिलियन की रिफ़्रेशमेंट होती थी
उसमें हाउस में, अभी उसको जो है हमने रिड्यूस कर दिया और एंटिसिपेटेड 5.6 मिलियन है। एक जो है जितने प्राइवेट गेस्ट आते हैं हाउस में, जो यानी घर पे आते हैं, उनका जितना भी बिल है वो प्राइम मिनिस्टर। आपने ये तफसीलात जानी, आपने तफसीलात सुनी, एक बार फिर आपकी याददाश्त में आपको दोबारा आई होंगी किस तरह से ये सब अनाउंसमेंट्स हुई थी। आज सवाल सिर्फ इमरान खान साहब के नहीं, सारी हुकूमतों के लिए है। ये जो दावे होते हैं ऑस्टेरिटी के 40 अरब बचा लेंगे, इनमें कितनी हकीकत होती है? बजट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मुताबिक, एक बार फिर आपको बजट डॉक्यूमेंट्स में लेके चलते हैं। जो हाउसिंग एक्सपेंडिचर्स में ग्रांट है सप्लीमेंट्री, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए के खर्चों की मंजूरी दी गई। 15 करोड़ रुपए के खर्चों हाउसिंग के हवाले से, यानी उसकी मुरम्मत, तज़ीन और आराइश के हवाले से। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से आप अगर ये डॉक्यूमेंट देखें तो 10 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी और अखराजात इस तरफ आए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीन और आराइश की जाए। और मिनिस्टर इनक्लेव, यानी जहाँ पर मिनिस्टर्स रहते हैं, उसके लिए तकरीबन 9 करोड़ 64 लाख रुपए की इस वक्त मंजूरी दी गई और अखराजात हुए। तो एक बार फिर जो दावे थे वो हकीकत से बिल्कुल बरक्स थे। अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़िया-निगार हैं, और डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर मईशत भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अमार मसूद साहब, ये माजरा क्या है? ये तज़ाद है, इस तज़ाद को हम सियासी तौर पर किस तरह बयान कर सकते हैं? आवाम को गुमराह करना है, या फिर हुकूमतें आती हैं अच्छी नीयत के साथ ऐलानात करती हैं, जैसे इन्होंने कर दिया इमरान खान साहब ने, हैंडल नहीं करता पाती हुई प्रेशर्स, फिर वही सब करके चले गए, बल्कि ज़्यादा करके चले गए अखराजात। तो अमार मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इमरान खान साहब के हमेशा से दो चेहरे रहे हैं। एक वो चेहरा है जो लोगों को इमोशनल करता है, लोगों से तकरीरों में, जलसों में खिताब करता है। एक वो छुपा हुआ चेहरा है जो बुनियादी तौर पर उनके असल कारनामे होते हैं, जिसकी तरफ ना मीडिया की नज़र जाती है, और वो चुपचाप इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले क्या क्या दावे इन्होंने किए थे। इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो एक यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे, वज़ीर आज़म साइकिल पर जाया करेगा, और उसके बाद फिर जैसे ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ, जो बड़ी कीमती गाड़ियाँ थी, औने पौने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही दोस्तों को बेच दी। फिर उसके बाद भैंसों कट्टों वाला ये सारा से मंज़र भी आपने देखा, और यूँ लगा कि जैसे भैंसें बेच देने से ये सारी सूरत हाल दुरुस्त हो जाएगी। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आज़म हाउस में जाके सबसे पहले उन्होंने ये पता किया कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात नवाज शरीफ साहब कितने खर्च करते थे। तो उसके बाद उनकी बड़ी तसल्ली हुई जब उन्हें पता चला कि इनमें से बेशतर अखराजात नवाज शरीफ अपनी जेब से किया करते थे। तो इससे उन्हें धचका लगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो ख्वाजा आसिफ वाली बात है कि शर्म और हया वाली बात तो है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने जो सलूक किया इस कौम के साथ और इस कौम के रुपए के साथ, वो आपके सामने है। आपको पता है कि ये हेलीकॉप्टर पे, और 15 मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला का रास्ता 15 मिनट का है, तो उस फासले को तय करने के लिए रोज़ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। झूठ इस कदर बोला गया कि फवाद चौधरी साहब ने आकर ये कहा कि 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर चलता है। 55 रुपये के हिसाब से फ़ी किलोमीटर के हिसाब से मोटरसाइकिल नहीं चलता आजकल, तो हेलीकॉप्टर कैसे चल सकता है? लेकिन ये एक मीडिया में गिमिक क्रिएट की गई। 1 अरब रुपया उसका ख़र्चा हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब वो शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर गया है, वही अखराजात जो KPK हुकूमत, जो कि आवाम का पैसा है, गरीब का पैसा है, टैक्स पेयर मनी है, वो उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, और कभी कहीं जा रहे हैं। ये बताएं कि आवाम के लिहाज से, क्योंकि ये कितना मुश्किल होता है आवाम के लिए इस बात को, जब आवाम से कहा जाता है कि आप अपने अखराजात कम करें, या आप अपने अखराजात को कम करें, कुर्बानी दें, क्योंकि मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान और उनके अखराजात के ऐसे खर्चे आते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटेरिएट, 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए मिनिस्टर इनक्लेव के लिए, जहाज़ का खर्चा 80 करोड़ रुपए का जहाज़ खरीद लिया, और आपने वो भी टैक्स पेयर मनी से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। तो आवाम को क्या लगता नहीं है कि ये मुश्किल वक्त सिर्फ हमारे लिए है, ये बाकियों के नहीं है? क्या सोचती है आवाम इस बारे में? असल में ना, इमरान खान साहब के चेहरे की कली जो है वो कुछ देर के बाद लोगों को खुली है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मीडिया सारा कंट्रोल में था। वो आपको याद है, वो साहब भी थे जो वज़ीर आज़म हाउस के बाथ टब में
बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका चेहरा, उनकी तस्वीर सारे पाकिस्तान को याद है। तो मीडिया ने एक ऐसी हाइप क्रिएट की और एक ऐसा मंजर पेश किया जैसे पिछली हुकूमतें खा गई सब कुछ, और उसके बावजूद भी जब इमरान खान हुकूमत में आए तो इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, तब मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया गया। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आ सकी। इमरान खान साहब ने जिस तरह आवाम के साथ झूठ बोला, अब आवाम को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पे वज़ीर आज़म साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके और कभी वो जो है किसी नारे पे, कभी रियासत मदीना के नारे पे, तो वो सारा कुछ करके उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया लोगों को, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने दोस्तों को अपने, और उसकी स्टोरियाँ हर रोज़ आपके सामने आ रही हैं। फराह गोगी स्कैंडल क्या है, एक तरफ हमें रियासत मदीना का दर्ज दे रहे हैं, दूसरी तरफ करप्शन का पंदार खुला हुआ है और कोई कुव्वत नहीं है उनको रोकने के लिए, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा विशेष सर्कल बनाया था जहां 3 लोगों का तिकोन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें इमरान खान थे, इमरान खान की अहलिया और फराह गोगी। तो वो अब जो है, अब इमरान खान, देखिए हुआ ये है कि इमरान खान एक ज़माने में 2018 से पहले एक फैंटेसी थे और लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत से लोग ये दलील देते थे कि कम से कम एक दफ़ा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। वो एक दफ़ा मौका मिल चुका है। इमरान खान अब ख्वाब से एक हकीकत हो चुके हैं। इमरान खान बैड गवर्नेंस के चैंपियन हो चुके हैं। तो अब अगर वो आवाम को ये नारा सुनाएंगे तो वो नारा लोग बाय नहीं करेंगे उन्हें, लेकिन उनके पास बड़ी ट्रिक्स हैं उनके जो, लेकिन हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जिस ट्रायका की आप बात कर रहे हैं ना कि फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान, तो इस पर एविडेंस के साथ कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएं ताकि ये चीज़ें भी साबित हों, सिर्फ एक सियासी बयानिया ना रहे। लेकिन इजाज़त दें इकरामुल हक साहब, आपकी तरफ भी मैं सवाल को लेकर आना चाहूँगा। पहले तो इकरामुल हक साहब ये फरमाइए, क्योंकि ये हुकूमतें आती हैं, कहती हैं ऑस्टेरिटी, किफ़ायत शारी, कितना बड़ा धचका लगता है इकरामुल हक साहब जब हम ऐसा सुनते हैं और जब देखते हैं, और इस तरह की फिगर्स दे दी जाती हैं कि 40 बिलियन की हम जो है अर्निंग्स, यानी हम सेविंग्स कर लेंगे, अपने ख़जाने में से बचा लेंगे, और हकीकत कुछ और होती है। देखते हैं बजट डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ और कहानियाँ सारे आ रही होती हैं, इतनी तज़ीन और आइश पे खर्च हो गए। कितना कॉन्फिडेंस हर्ट होता है अवाम को, और ये किफ़ायत शारी कितना बड़ा आई वॉश होता है, क्या होता है ये? जब भी बजट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो अखराजात का तखमीना जो होता है वो सामने आता है, और ये तासुर भी होता है कि हर साल हम उसमें कमी करेंगे। मगर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मजमूई ख़र्चा जो है वो कोई 22% GDP के रहता है। तो ये किसी एक हुक्मरान की बात नहीं है। आप जब फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देखते हैं और तो आपको पता चलता है कि दरअसल जो ख़र्चा कहा गया था उससे बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात तो नहीं है हमारे मईशतदानों के लिए। हम तो ये देखते रहते हैं। अच्छा। और हम जो बड़ी गौर से जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, तो ये एक दिन का ख़र्चा जो था कई करोड़ों में, हमारे प्रेसिडेंट हाउस हो गए, हमारे गवर्नर, हमारे वज़ीर और भी बहुत से लोग हैं जिनको बड़े बड़े घर मिले हुए हैं जहाँ टैक्स पेयर के इससे सारा ख़र्चा चलता है। तो ये असल में रियासत के एक ढांचे का मसला भी है कि हम एलीट स्ट्रक्चर में रहते हैं, और अब ये चीज़ें एक माइंडसेट का भी है। अगर नंबर्स में ये कह दें जी कुछ करोड़ था या कुछ 8-5-6 अरब बचा लेंगे, 20 अरब भी बचा लें, तो बाहर क्या बचता भी नहीं है और एक गलत तासुर भी जाता है। मगर जो बहुत अफसोसनाक बात है वो यही कौलो फेल का तजाद है। अगर हमारे जो लीडर हजरात हैं वो बात कुछ करें और उनका अमल कुछ हो, तो फिर पूरा जो ढांचा है रियासत का उसमें भी अपनी एतबारी की शक्ल पैदा होती है। आवाम जो है जब उनको असल हक़ाइक़ पता चलते हैं मीडिया के ज़रिए, जैसे आज आप बेनकाब कर रहे हैं, तो फिर उनके ज़हनों में ये सवाल पैदा होते हैं कि भाई अगर आप झूठ की सियासत करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, तो इसका तो अंजाम फिर ये होगा कि पूरी हमारी जो तर्ज़ हुकूमत है वो ही बेमानी होकर रह जाएगी। ये बड़े अफसोस की बात है, और ये किसी एक पार्टी का, किसी एक हुक्मरान का मैं नाम नहीं ले रहा, मगर हमारे यहाँ मजमूई तौर पर इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि जो हम टैक्स पेयर्स पे तो हमने बहुत हैवी टैक्सेस लगाए हुए 17%। एक हद तक मैं अगर कहूँ तो ये तासुर लोगों के जहनों में बन जाता है कि हम एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं और हुक्मरान एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो सिर्फ ज़बान के हद तक जो दावे करके और उन दावों से फिर जाते हैं, जैसे इमरान खान साहब के हमने अभी आप दिखाए हैं।
तो उससे तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका शैटर नहीं होता कि ये हम पर ही सब महंगाई का बम है। उनके इस पर चल रहे हैं, उनकी तज़ीन और आइश भी चल रही है, घरों की सब कुछ चल रहा है, जो इमरान खान साहब के वजह से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सामने। तो क्यों इनके दौरे में भी बद सफ़र किया आवाम ने, गुर्बत की शरह बढ़ी, महंगाई बढ़ी, हर चीज़ बढ़ी, लेकिन इस दौरान ये सब कुछ होता रहा। इकराम उल हक साहब जी बिल्कुल, ये दो पाकिस्तान है, एक गरीबों का पाकिस्तान है, एक अमीरों का पाकिस्तान। और अमीरों में जाहिर है कि जो रियासती ढांचे के अंदर सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बल्कि आपने देखा कि बड़े बड़े ऑफिसर्स भी, फिर उसके अलावा जो और भी ताकतवर तबकात हैं वो भी, इन सारों को जो मराहत मिलती हैं रियासत के अंदर, वो जाहिर है टैक्स पेयर मनी से होती है, मगर जो काम उनसे लिया जाए, अगर वो इतने बरात लेकर काम भी उतना ही अच्छा कर दे तो चले, फिर भी अवाम ये कह सकती है कि चले हमें अच्छी तर्ज हुकूमत मिल गई, हमारे भी कोई सेहत के, तालीम के और जो हमें इवन साफ़ पानी पीने के मसाइल तक तो उन बेचारों के हल नहीं होते। तो आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि इससे एक पूरी जो फ़ज़ा बनती है वो ये बनती है कि भाई जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो बात तो कुछ और करते हैं, मगर उनके अमल कुछ और है, मंशूर में कुछ और लिखा होता है, अमल कुछ ठीक और है। अच्छा, होता ये है। अब ये एक सवाल बड़ा अहम है, मैं आप दोनों मेहमान आज़ाद मोअज़्ज़ज़ हैं और दोनों के सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि आज महंगाई है, इस पर भी दो बयानिए आ रहे हैं। एक बयानिया ये है कि महंगाई की वजह IMF का मुआहदा है जो इमरान खान साहब तोहफे में हमें देकर गए हैं, इसकी भी हकीकत क्या है, और जो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं वो और जो मौजूदा हुकूमत कह रही है उसमें कौन सच, क्या गलत, क्या हक़ाइक़ हैं, ये सब भी हम करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ बजट दस्तावेज़ात सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से आपने देखी। इन ग्रांट्स में आपको नज़र आएगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तज़ीन व आराइश, मिनिस्टर इनक्लेव की तज़ीन व आराइश के लिए अपने दावों के बरक्स इमरान खान हुकूमत ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए। 15 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, 10 से ज़ायद प्राइम मिनिस्टर हाउस और तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मिनिस्टर इनक्लेव के लिए खर्च किए गए। ये उन दावों के बरक्स है जो वो कहते रहे और बार बार कहते रहे कि वो ऑस्टेरिटी यानी किफ़ायत शारी, बल्कि एक सादगी मुहिम के तहत अखराजात कम कर रहे हैं। कभी भैंसें बेची गई, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस का फर्नीचर, और कभी मुलाजमीन की बरतरफी यानी उनको इधर से ट्रांसफ़र किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से। बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन असल हकीकत इन डॉक्यूमेंट्स में अब सामने आ रही है। कुछ और अहम बातें, कुछ और अहम सवाल। अमार मसूद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। लैंड माइन, अमार साहब, एक बड़ा तस्करा हम सुन रहे हैं इस वक्त कि लैंड माइन बिछा के गई PTI गवर्नमेंट। माशी मसाइल हैं, एक तो लैंड माइन की इस्तेलाह बताएं, और दूसरा आज फैटफ के हवाले से खबर कहा जा रहा है खुशाइंद आ सकती है, या हम बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं इस लिस्ट से निकलने के, ऐसी कोई खबर आ सकती है। तो ये तो फिर लैंड माइन नहीं थी, ये तो PTI की अचीवमेंट थी ना अमार मसूद साहब। ये उनकी अचीवमेंट है जो आज हो रहा है, या ये मौजूदा हुकूमत ने की है जो आज, अगर हम निकलते हैं इस लिस्ट से? अमार साहब देखिए, दो सवाल और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपने लैंड माइंस का जिक्र किया, तो लैंड माइंस जाहिर है सबसे बड़ा मामला, और ये बात अब तसल्ली से सुन लें और आपको क्लियर हो जानी चाहिए लोगों को, जो सारी दुश्वारी पैदा हो रही है वो IMF के मुआहदे की वजह से हो रही है। और सारे लोग, और आप भी उसमें शामिल हैं, चीखते रहे कि ऐसा तकलीफ दे मुआहदा ना करें, पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी ना रखें। और वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ जो मामला तय हुए उस पर सारे बहुत बात कर चुके हैं। और उसके बाद जब इमरान खान साहब को और शेख रशीद साहब के बयान से पता चल गया, उन्हें पता चल गया था 4-5 महीने पहले कि हुकूमत जारी है, तो जो मुआहदा उन्होंने IMF से किया था उसके मुताबिक पेट्रोल की प्राइस उन्होंने नहीं बढ़ाई, बल्कि 10 रुपये कम कर दी। वो मुआहदा पेट्रोल की प्राइस कम करना और फिर जो IMF के हाथ में मुल्क को गिरवी रख देना, ये सारी लैंड माइन्स हैं। अब उसी का खमियाजा ये हुकूमत भुगत रही है, क्योंकि इन्हें इन पर लाजिम है कि एक वो मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं है, एक पाकिस्तानी हुकूमत ने एक मुआहदा किया हुआ है, उस मुआहदे के तहत अब हमने ये काम करना ही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, जो पेट्रोल प्राइस है, जो गैस की प्राइसेस हैं, ये उसी वजह से बढ़ रही हैं। इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा और लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी मुल्क 2-2.5 महीने में या 6 हफ्ते 8 हफ्ते में बर्बाद नहीं हो सकता। exactly. ये जो अब सूरत हाल हो रही है, ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। और वो जो तकलीफ दे चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुसल्लत की गई थी बग़ैर किसी सोचे समझे, आंखें बंद करके जिस मुआहदे पर साइन किया गया था, उसका नतीजा अब पूरे पाकिस्तान को और इस हुकूमत को भुगतना पड़ा है। जहाँ तक आपने बात की फैटफ की, तो उसके हवाले से बड़ी खुशाइंद खबरें सुनने को आ रही हैं। दो बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि शायद हमें उस ग्रे लिस्ट से
आज या कल निकाल दिया जाए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उससे पहले एक जायज़ा मिशन होता है जो पाकिस्तान का विज़िट करेगा और अक्टूबर में जाकर ये फ़ैसला कहीं अनाउंस किया जाएगा। दोनों सूरत हाल में यूँ लग रहा है कि हमने दुनिया को ये कुछ प्रूव कर दिया है कि अब हम कुछ दहशत गर्दी के लिए कोई फंडिंग नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही और सूरत हाल बेहतर होगी। इसका क्रेडिट किसे जाता है? तो मेरे ख्याल में अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहा जो कभी यूरोपियन यूनियन को चैलेंज करता था, कभी तालिबान को जो है उनको सराहता था, कभी अमेरिका को धमकियां देता था। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और वो इम्पैक्ट अब ख़त्म हो गया है। वो नफ़रत और वो जो तकलीफ़ है, वो जो खौफ है, वो ख़त्म हो गया है और मुझे लगता है कि दुनिया को इस बात का इदराक हो गया है कि हम नॉर्मलाइज सोसाइटी बनने की तरफ लेकिन जा हमारे रहे हैं। साहब ये बिलावल भुट्टो का साहब ये बहुत अहम यकीनी तौर पर किरदार है उनका किरदार अहम, लेकिन आप जानते हैं कि फैटिफ में तो एक एक्शन प्लान था, 27 नुकात थे और बड़ा वो जिसे कहा जाए पॉइंट टू पॉइंट बड़ा फिगरेटिव और बड़ा जिसे कहा जाए ऑब्जेक्टिवली उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसमें ये स्टेटमेंट, सियासी बयानात क्या इनका असरअंदाज होते थे या आपको लगता है कि ये महज हम्माद अजहर साहब ही थी, उनकी काविशें हैं जो आज हम देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा उनकी काविशों का हिस्सा है। देखिए, आपका मुआहिदा कितना भी सीक्रेट हो और कितना भी सीक्रेटली आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर एक वज़ीर आज़म ऐसी जगह खड़ा हुआ है जो कभी जब सारी दुनिया रूस पर लान तान कर रही है, आप रूस का विज़िट करने लग जाए और फिर उसके बाद दुनिया के हर मुल्क को धमकी दे रहे हैं, इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर होता है और ये क्रेडिट अब मौजूदा हुकूमत को मिला है। इसमें बिलावल भुट्टो की डिप्लोमेसी का और नवीद कमर साहब का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने जिस तरह मेहनत की है, एक क्लीन बेहतर पाकिस्तान की तस्वीर पेश की है, बिहाइंड द डोर भी कुछ बातें हुई हैं, उससे वो क्रेडिट उनसे छीना नहीं जा सकता। अगर देखिए, ये जैसे ही हुकूमत, ये तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएं, लेकिन नहीं आए। ये हुकूमत वो एक नफ़रत फैलाने वाली पुरतशद्दुद किस्म की हुकूमत गई है, तो उसके बाद आपने देखा है कि हालात एकदम ही चेंज हो गए हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट हुआ है। अब इसके असरात क्या होंगे, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को एक बेहतर मैसेज जाएगा। उससे जो ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसके उनकी हौसला अफजाई होगी। जिनके जहनों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। पाकिस्तान एक क्लीनर, बेहतर मुल्क के तौर पर सामने आएगा और इसकी इकॉनमी, स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन स्टेबल होगी। इस मुआहदे का इम्पैक्ट बहरहाल दुनिया के मालियाती मैं डॉक्टर इदारों इकरामुल पर हक साहब होगा। आपकी माहिराना राय भी इस पर जानना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ये कि फैटिफ से हम निकल रहे हैं तो ये आपको किसकी काविश लगती है, और दूसरा ये इकरामुल हक साहब के इसका असर किस तरह पड़ेगा। खास तौर पे एक आम आदमी ये सोच रहा है कि अगर हम निकल भी जाते हैं इस ग्रे लिस्ट से तो उसकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली किस तरह असरअंदाज होगा या इनडायरेक्टली किस तरह इसका असर पड़ेगा। इकरामुल हक साहब, देखिए, अगर जो बहुत से हमारे पॉइंट्स थे उसको मरहलावार हमने अबूर किया है और कई जगह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती भी हुई है कि बावजूद इसके हमने टेक्निकल सारे पॉइंट्स पूरे कर दिए थे, मगर जो जायज़ा था उसका म्यार हमारे लिए ज़रा काफ़ी सख्त भी रहा और सब ने मिलकर कोशिश की है, इस हुकूमत ने भी, पहली हुकूमत ने भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक रियासती मसला है, किसी ख़ास हुकूमत का मसला नहीं है, पाकिस्तान की एक इमेज का मसला है। और मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी जो इसमें कोशिश थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके करीब है। अगर आज नहीं तो अक्टूबर उसी अगले, क्योंकि अभी तक हमारी एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो थी वो सामने नहीं आई है, गो के हमने टेक्निकली सारे पॉइंट पूरे कर दिए हैं, मगर अगर हमें 6 तक नंबर मिलते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी जो टीम है वो आकर देखती है और कुछ अब ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो आपने टेक्निकल कंप्लाइंस की है वो एक्चुअली मौजूद भी है कि नहीं। मगर असाइड दैट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, FATF से निकलने की बहुत अच्छी काविशें सब ने की हैं, इसके ऊपर पूरी
हमारे जितने लोगों ने भी काम किया सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आगे चलकर बेहतरी होगी और इसका ज़ाहिर है कि मुल्क का इमेज भी बेहतर होगा। हमारे जो है वो बहुत से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी देख रहे होते हैं, क्योंकि अब की दुनिया में ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इवन जो आपकी नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग है, ये भी जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये सोसाइटी के अंदर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं तो हमारी रसाई हमारी स्पेसिफिकली बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर या हमारा जो रिस्क है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में डिफ़ॉल्ट रिस्क, उसमें कोई कमी आएगी या जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारा आउटलुक कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकती हैं, इस साइड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? खासतौर पे एफडीआईज के हवाले से क्या हम ज़्यादा पुरुमीद होंगे या जो इन्फ्लोज आने मल्टीलैटरल या बायलैटरल वो ज़्यादा आ सकते हैं? इकरामुल साहब, क्या आपको ऑब्जेक्टिवली क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ सकता है इससे? जी देखिए, एक तो ये हम निकल जाएं तो इसको और मैं मज़ीद भी बयान कर सकता हूँ, मगर अभी तो ज़्यादा मसला ये है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है और मुसलसल चल रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी के ममालिक भी हैं और अदारे भी हैं वो हमारी तरफ पे ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सियासी कशमकश जो है वो बहुत अरसे से जो चल रही है वो मुल्क की मईशत के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि दुनिया की कोई मईशत भी तरक्की नहीं करती जहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल ना हो। हमारे यहाँ तो खैर आप देखते हैं कि ये अब रस्साकशी बहुत ही बढ़ गई है, जो भी इस पर मैं किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि मेरी आदत नहीं कि मैं पार्टी की एक बात करूँ, मगर मेरा ख्याल ये है कि इस सारे से निकलने के बाद भी हमारा माशी मसाइल जो है वो बड़े गंभीर हैं और उसमें से निकलने के लिए भी जैसे अभी वज़ीर आज़म जो मोहतरम है इस वक्त हमारे, जो वो बार बार मिसाक मईशत की बात करते हैं, तो तवज्जो देनी चाहिए। इख्तलाफी जो बातें हैं उनको अपनी तरफ रखना चाहिए सियासी, क्योंकि अच्छी मईशत ही अच्छी सियासत है, तो फिर सबको मिल बैठ कर कौमी धारे में शामिल होना चाहिए और मुल्क को जो है FATF हो या जो IMF के चैलेंजेस हैं या हमारे अपने अभी बुनियादी ढांचे के प्रॉब्लम भी है जिसका इनसे हमें निकालने मदद करनी चाहिए मिलजुल के। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इकरामुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, जॉइन राय से अपनी आगा किया, और अम्मार मसूद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके सामने कुछ अहम दस्तावेजात रखे बजट के हवाले से, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से, तफसीलन आपको बताया कि दावे क्या होते रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और असल में क्या होता रहा। हेलीकॉप्टर का खर्चा, जहाज़ की खरीदारी और उसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या मिनिस्टर इनक्लेव की तज़ीन और आइश पर आखिरकार कितना खर्चा हुआ। इसके साथ साथ FATF के हवाले से क्या कोई मुस्बत खबर आ सकती है, ये भी हमने सवाल उठाया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे ज़रूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।